क्लासेस 11 से तुम सभी 12th क्लास में आ चुके हो और 11th में केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करते रहे, जिसका सारा वीडियोस तुम लोगों ने देखा होगा। तो इंग्लिश मीडियम में मोस्टली ज़्यादा थे, हिंदी मीडियम में कम थे। हिंदी मीडियम में कुछ डायरेक्ट क्लास लिए थे, उसके वीडियोस तुम लोग क्योंकि अब इंटर फाइनल में पहुंच चुके हैं आप लोग। तो इंटर फाइनल का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो हम सॉलिड स्टेट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब आप क्लास में पढ़ाई शुरू करते हैं केमिस्ट्री की, तो क्योंकि पहला चैप्टर है फर्स्ट वैल्यूम एनसीईआरटी केमिस्ट्री, जो पीयूपी बोर्ड में चलती है और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में भी चलती है बुक्स। तो उसका पहला चैप्टर हमने आज के क्लास के लिए लिया है सॉलिड स्टेट। तो हम सॉलिड स्टेट पे डिस्कस करेंगे। क्या कहते हैं? ठोस अवस्था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यानी ठोस, द्रव एंड गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। तो जिसमें हमने फर्स्ट ईयर में लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट पे डिटेल में बात की थी, सॉलिड स्टेट पे डिटेल में बात नहीं हुई थी। वो अब तुम्हारे इस चैप्टर में सॉलिड्स के बारे में कंप्लीट स्टडी यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि सॉलिड होते क्या है। जनरली सॉलिड क्या होते हैं? जैसा कि सब जानते हो कि पदार्थ को तीन भौतिक अवस्थाओं, ठोस, द्रव तथा गैस, ये बांटा गया है। गैसीय अवस्था में अणु की गति अनियमित होती है, जिनमें उन पर एक दूसरे के आकर्षण बल का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। परंतु ठोस अवस्था में पदार्थ कणों में अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। इनकी व्यवस्था क्रमबद्ध होती है और स्थायी होती है। तो ठोस में क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा या जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, उन्हें तीव्रगामी बनाकर रखने का प्रयास करते हैं। निम्न ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है, परिणाम स्वरूप अंतराणविक बल अवयवी कणों को निकटतम दूरी तक लाकर उनकी स्थिति निश्चित कर देता है। तो क्या होता है? ठोसों में जो उनके अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, उनकी स्थिति निश्चित होती है। इस प्रकार ठोस अवस्था में आ जाता है पदार्थ। ठोस अवस्था में भी पदार्थ की अवयवी कण अपनी मध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं। यही कारण है कि ठोस अवस्था में सॉलिड यानी सॉलिड का आकार, आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो सामान्यतः अब इसकी हम परिभाषा किस तरह से बता सकते हैं, वो यहाँ दी है, जिसको नोट कर सकते हैं आप लोग कॉपी में, कि पदार्थ की वो अवस्था जिसमें अवयवी कण यानी परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ यानी जुड़े होते हैं, एक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं और एक जगह पे संकुलित होते हैं। इसको संकुलित होना कहते हैं। और ये अवस्था क्या कहलाती है? ठोस अवस्था। तो ये डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। पहला इसमें है, इसको भी आप नोट डाउन करें। ठोस पदार्थ ठोस अवस्था में रिजिड यानी दृढ़ होते हैं। पदार्थ ठोस अवस्था में अपनी आकृति एवं आयतन बनाए रखते हैं तथा उन्हें रखे जाने वाले पात्र के आयतन या आकृति से इनकी आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट क्या है? द्रवों एवं गैसों की अपेक्षा सॉलिड यानी ठोस पदार्थों के ठोसों में नगण्य मिश्रण होता है। उसी पदार्थ का द्रव और गैस है, जब वो ठोस अवस्था में आता है तो मिश्रण नगण्य हो जाता है, जबकि गैसों में और द्रव में मिश्रण की क्रिया होती है। पदार्थ ठोस अवस्था में लगभग इनकम्प्रेसिबल या असंपीड्य होते हैं, जिसको कहते हैं कि उसको दबा नहीं सकते, और इसके अलावा ये कठोर होते हैं। पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। गर्म करने पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
जिस ताप तथा वायुमंडल ताप पर कोई पदार्थ पिघलकर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे उस ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। इस पॉइंट इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर सकते हो कि गलनांक किसे कहते हैं। यानी गर्म करने पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तथा जिस ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर कोई पदार्थ पिघलकर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं? पदार्थ का गलनांक। पदार्थों का ठोस अवस्था में घनत्व उसकी द्रव और गैस अवस्थाओं से अधिक होता है। पदार्थों की ठोस अवस्था में उनके अवयवी कणों के मध्य दूरियां कम होती है, जिस कारण अंतराण्विक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रबल होते हैं। मध्य दूरियां कम होती हैं, जिस कारण अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं। नाउ इन गुणों से क्या है? स्पष्ट है कि अन्य परमाणु अथवा अणुओं के संपर्क में किसी ठोस के परमाणु अथवा अणु निश्चित स्थिति ग्रहण करते हैं। इनमें प्रबल बंधन बल या स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स होते हैं। अब ठोस दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस वाले। क्रिस्टलाइन को कहते हैं क्रिस्टली और एमॉर्फस अक्रिस्टली। अब ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम के आधार पर क्रिस्टली और अक्रिस्टली वर्गों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टली ठोस क्या है? वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण परमाणुओं, अणुओं या आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, मतलब जिनमें अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है, वो क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टली ठोसों का लाक्षणिक गुण है जो इस पहली वाली डिफिनेशन में बताया, ये इनका लाक्षणिक गुण है। इनके अतिरिक्त ये इनकम्प्रेसिबल यानी संपीड होते हैं, दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, जो भी जो ठोसों की प्रॉपर्टीज पे पढ़ा था। क्रिस्टली ठोस ही वास्तविक ठोस या ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। अब क्रिस्टली ठोस के ये एग्जाम्पल और कौन से हैं? सामने लिखा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, शुगर आदि यौगिक तथा कॉपर आयरन मेटल्स हैं, कॉपर आयरन लाइक। उसके अलावा आयोडीन, फास्फोरस भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इनके गलनांक निश्चित होते हैं तथा इनकी त्रिमीय संरचना वायु बलों के प्रभाव में विकृत नहीं होती। ये एनिसोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं यानी विषम दैशिक होते हैं। अर्थात विषम दैशिक का मतलब क्या है, इसको नोट कर सकते हो। इन ठोसों के जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, इनके भौतिक गुण जैसे उष्ण चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान माप की विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। अब इसको एक डायग्राम से समझाया गया कि क्रिस्टली पदार्थ के अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था यहाँ पे प्रदर्शित है। इस क्रिस्टली ठोस का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए यदि प्रकाश किरण पुंज ए बी, नीचे ए है और ये ऊपर बी है, ए बी दिशा से गुजारा जाए तो पथ के दोनों ओर समान प्रकार के कण होते हैं। और यदि प्रकाश किरण पुंज सीडी, ये सीडी है, सीडी दिशा में गुजारा जाता है तो पथ के दोनों ओर दोनों प्रकार के कण एकांतर क्रम में होते हैं अतः दोनों दिशाओं में इन कणों का प्रभाव भिन्न होता है। इस तरह से जब इस तरह लाइन खींची तो इनका प्रभाव भिन्न दिख रहा है और इस तरह से खींची गई तो इनका भिन्न दिख रहा है। फलतः अपवर्तनांक का मान भी भिन्न होगा। इसी प्रकार कुछ अन्य भौतिक गुणों के मान भी भिन्न होते हैं, यानी क्रिस्टली ठोस के शीतलन वक्र असतत होते हैं। अब आ जाते हैं एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टली ठोस। वे ठोस जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता है तथा जिनके आंतरिक अवयवी कणों यानी परमाणु, अणु या आयन की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, अर्थात इनमें कण अव्यवस्थित होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टली ठोस।
इनमें कणों की लघु परास व्यवस्था यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। एग्जाम्पल है इनके जैसे कांच है, प्लास्टिक, रबड़, रेजिन है। इनके कणों की अव्यवस्था द्रव के कणों के समान होती है। कण जो है वो अव्यवस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एमॉर्फस सॉलिड को अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके कणों की जो अव्यवस्था है वो द्रव कणों के समान होती है। अब आ जाते हैं अक्रिस्टली या एमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। अक्रिस्टली ठोसों के प्रमुख, पहला क्या है अक्रिस्टली ठोसों के प्रमुख गुणों में, अक्रिस्टली ठोसों के अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था में कोई नियमितता नहीं होती। दूसरा, अक्रिस्टली ठोसों के बाह्य रूप में भी कोई नियमितता नहीं होती। तीसरा है अक्रिस्टली ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते। उसके अलावा अक्रिस्टली ठोसों की गलन ऊष्मा इनके अभिलाक्षणिक गुणों को प्रदर्शित नहीं करती। फिफ्थ है अक्रिस्टली पदार्थ को तोड़ने पर वो अनियमित रूप से टूटता है। इन्हें गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर ये क्रिस्टली ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण प्राचीन कांच की वस्तुएं दूधिया दिखाई। उसके अलावा अक्रिस्टली ठोस समदैशिक यानी आइसोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टली क्या थे, अनिसोट्रॉपिक, जबकि ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। मतलब इनके भौतिक गुणों जैसे विद्युत या ऊष्मा चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान की विभिन्न दिशाओं में समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कांच का प्रवाह एवं अपवर्तनांक के मान वही रहते हैं भले ही किसी भी दिशा में मापन किया जाए, तो इसलिए कांच को समदैशिक कहा जाता है। अतः सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ तथा घनी संरचना के क्रिस्टल समदैशिक होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कांच में द्रवों के सदृश प्रवाह की प्रकृति होती है, क्योंकि एमॉर्फस होता है ये बहुत मंद गति से होता है, तो दिखाई नहीं देता। इसी कारण इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। यानी कांच की जो वस्तुएं हैं तो वो धीरे धीरे उनमें प्रवाह नीचे की तरफ होता रहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो अक्सर कांच की खिड़कियों में देखोगे नीचे का जो शीशा होता है वो मोटा हो जाता है। पुराने मकानों की खिड़कियों पर लगे कांच नीचे से मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि गुरुत्व के प्रभाव में कांच बहुत ही मंद गति से नीचे की ओर बहने लगता है, जिससे शीशे नीचे की ओर मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं। अगला पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतर करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम प्रकाश वोल्टी पदार्थ तथा गैर समदैशिक प्रकृति होते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो कि मालूम होना जरूरी है। अब आ जाओ रीजन ऑफ आइसोट्रोपिक, क्यों होते हैं ये आइसोट्रोपिक यानी समदैशिकता का कारण। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि ये अव्यवस्थित रहते हैं। अतः अपवर्तनांक ज्ञात करने में प्रकाश की किरणें प्रत्येक दिशा में दोनों ओर के कणों से प्रभावित होती हैं। इसलिए इनके भौतिक गुणों के मान प्रत्येक दशा में समान होते हैं। अब इनका इम्पोर्टेंस भी है इनकी अक्रिस्टलीय ठोसों की। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग यानी यूजेस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। कहाँ यूज होता है, जैसे प्लास्टिक है एमॉर्फस सॉलिड, तो प्लास्टिक का उपयोग घरेलू उपकरणों को बनाने में किया जाता है। रबड़ भी अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग टायर, ट्यूब, जूते
स्प्रे, सॉल आदि बनाने में करते हैं। अकार्बनिक कांच अक्रिस्टलीन ठोस होते हैं और इनका उपयोग घरेलू एवं प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। दोनों का जो कंपैरेटिव स्टडी है यहाँ पे कि क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोसों के गुणों में क्या अंतर है। तो पहले इधर है क्रिस्टली ठोस और इधर अक्रिस्टली ठोस। गुणों में ये क्रिस्टली ठोस निश्चित ज्यामिति वाले असंपीड्य होते हैं। अक्रिस्टली ठोस इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती तथा ये कुछ सीमा तक संपीडता दर्शाते हैं, यानी इनको दबाया जा सकता है। उसके बाद व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोसों में आंतरिक संरचना, क्रिस्टलीय ठोसों की आंतरिक संरचना में भी कणों की व्यवस्था में होना वही ज्यामिति होती है जो इनके क्रिस्टल की होती है, अर्थात निश्चित एवं नियमित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो अब तक पढ़ते आ रहे हो इनमें क्या होता है कि आंतरिक संरचना में कणों की निश्चित क्रम या कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। जबकि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का गलनांक निश्चित होता है। एमार्फस ठोस के गलनांक निश्चित नहीं होते, ये प्रवाहित होकर बहने लगते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं ऊष्मा। इनकी गलन ऊष्मा यानी क्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित होती है जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की निश्चित नहीं। प्रकृति कैसी होती है? क्रिस्टलीय ठोस निश्चित गलनांक होने के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है या ट्रू सॉलिड, जबकि एमार्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होने के कारण इन्हें अनिशीतित या सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। इन्हें आभासी सॉलिड भी या सूडो सॉलिड भी कहते हैं। तो शीतलन वक्र दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, समय के साथ तापमान पे, सबसे ज्यादा तापमान पे ठोस इस तरह से ये धीरे धीरे कम होने पे ये पहले ये तापमान ठोस नहीं है, ठोस हो रहा है धीरे धीरे, इस स्थिति में ये ठोस हो जाता है। फिर और टेम्परेचर नीचे होने पे स्थिति आती है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं इस तरह से। टेम्परेचर और टाइम के बीच जब एमार्फस सॉलिड के बीच जो वक्र खींचा जाता है तो इस तरह से आता है। अब इसमें देखो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, एक निश्चित ताप पर ये पिघल कर ठोस अवस्था में जो एक स्टैंडर्ड ठोस अवस्था होती है उसमें आ जाते हैं। इसी प्रकार पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करने पर पिघला हुआ ठोस एक स्थिर ताप पर जम जाता है, अर्थात ताप घटता है। इनके शीतलन वर्ग किस तरह से होते हैं? कूलिंग कर्व जो है नॉन कंटीन्यूअस होते हैं, इस तरह से आते हैं। दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते, अतः यदि पिघले हुए अक्रिस्टलीय ठोस को ठंडा किया जाए तो उसका ताप निरंतर कम होता जाता है और ऐसा कोई बिंदु नहीं आता जिस पर ताप स्थिर हो जाए, अतः इनके जो वक्र होते हैं वो कंटीन्यूअस होते हैं। यहाँ क्या होता है कि ये पहले जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो पहले एक ठोस में आ जाते हैं और कम होने पे इनका क्या होता है, जमने के पश्चात ताप में परिवर्तन होता है, यानी ताप घटता जाता है। तो ये स्थिति आती है समय के साथ, इस तरह से वक्र आता है। उसके अलावा दैशिकता, क्रिस्टलीय ठोस एनिसोट्रॉपिक दर्शाते हैं। इस गुण के अंतर्गत क्रिस्टलीय पदार्थ के कुछ भौतिक गुणों का भिन्न भिन्न दिशा में प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं, अतः इनके भौतिक गुणों का किसी भी दिशा में अध्ययन करने पर समान परिणाम प्राप्त होते हैं। एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी भी हमने पहले भी डिस्कस किया था ना। अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कण क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ पराग व्यवस्था दर्शित करते हैं, जबकि इनमें क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में
अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद है विदलन। चाकू से काटने पर क्रिस्टली जो ठोस होते हैं ये सपाट सतह यानी प्लेन सरफेस वाले टुकड़ों में विभक्त होते हैं, जबकि जो एमार्फस सॉलिड है चाकू से काटने पर टुकड़ों की सतह इनकी सपाट नहीं होती। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में। सल्फर, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। उसके अलावा धातु में जैसे लोहा, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? क्रिस्टली ठोस है, जबकि अक्रिस्टली ठोस में कांच, रबड़, प्लास्टिक, अक्रिस्टली सिलिकॉन, रेजिन इत्यादि। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं ठोसों का वर्गीकरण। ठोस जो हमने दो भागों में बांटा ठोसों को, क्रिस्टली और अक्रिस्टली, ये भौतिक क्लासिफिकेशन था यानी भौतिक अवस्था। अब आ जाते हैं हम एक जो उनकी स्ट्रक्चर होती है केमिकली, जिसको हम डिफाइन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन उस आधार पे क्या होगा उस पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स या ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों में उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर इन्हें निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इसको नोट कर सकते हो। पहला क्या है? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। दूसरा है आयनिक सॉलिड्स या आयनिक ठोस। तीसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा है मेटालिक सॉलिड। तो 1 बाय 1 सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस या कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कण परमाणु होते हैं। ये परमाणु एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजक बन जानते हो, एक एक या दो दो या तीन तीन परमाणुओं का साझा करके ये बंध बनते हैं। इस प्रकार एक विशाल जेंट नेटवर्क बनाते हैं। कौन? कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड में जो अवयवी कण होते हैं ये एक दूसरे से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं तथा एक विशाल जाल बनाते हैं। इन जालों की इकाइयां या एक ही तत्व के परमाणु अर्थात विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। तो इनकी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। क्योंकि सहसंयोजक आबंध प्रबल और दिशात्मक होते हैं, संयोजकता में पढ़ चुके हो इसे, अतः इनमें परमाणु अति प्रबलता के साथ संलग्न रहते हैं। इस कारण इस प्रकार के ठोस अत्यधिक कठोर एवं भंगुर होते हैं। कठोर भी होते हैं मगर टूट भी जाते हैं तथा प्रकृति क्या है? इस प्रकार के ठोस अत्यधिक कठोर एवं भंगुर होते हैं तथा विकृति के प्रति विरोध या प्रतिरोध करते हैं। इनकी जो संरचना होती है उनको बदलना आसान नहीं होता है, इनका विरोध करते हैं क्योंकि ये काफी कठोर होते हैं। ये टूट जाते हैं लेकिन अपनी जो प्रकृति है उसको नहीं बदलते। गलनांक, इनका गलनांक एवं गलन की एंथैल्पी का मान उच्च होता है तथा ये गलनांक से पूर्व अपघटित हो जाते हैं। ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण है इसके हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, काला फास्फोरस, बोरान, नाइट्राइट, एल्युमिनियम नाइट्राइट आदि ऐसे ठोस होते हैं। अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट मुलायम तथा विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का ये गुण उसकी परतीय संरचना के कारण होता है। अब हीरा जो है क्या है? कार्बन का अपरूप है। इसमें कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ करके हीरे का एक क्रिस्टल बनाते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन sp3 संकृत अवस्था में 4 अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से चतुष्फल की ज्यामिति में जुड़ा रहता है, जबकि ग्रेफाइट का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में अन्य 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है तथा इसका चौथा इलेक्ट्रॉन 2 परतों के मध्य गतिशील अवस्था में उपस्थित होता है, जो विद्युत धारा संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसी वजह से जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि ग्रेफाइट की षटकोणीय परतें एक दूसरे पर खिसक सकती हैं अतः ये ठोस स्नेहक के रूप में
भी काम करता है। यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हो हीरा और ग्रेफाइट दोनों का। ये हीरे की संरचना इस तरह से होती है। हर कार्बन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस तरह से दूसरे कार्बन से ये जुड़ा होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। तो इस कठोर ज्यादा होता है, ग्रेफाइट थोड़ा नरम होता है क्योंकि इसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इस तरह से ये लेयर बनाते हैं। ये लेयर एक दूसरे पे सरक सकते हैं और बीच में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री होते हैं, जिससे कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। तो ये दोनों की संरचना है जिसको अपने आप नोटबुक में जरूर बना लें। ठीक है, इस तरह से ये दोनों किसका है, डायमंड की स्ट्रक्चर है और ये ग्रेफाइट। उसके बाद दूसरे तरह का ठोस है, सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड इज आयनिक सॉलिड। इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयां धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन होते हैं। धन आयन एवं ऋणायन के त्रिविमीय विन्यास में प्रबल गुलामी आकर्षण बलों के कारण ऐसे ठोसों का निर्माण होता है। इनमें प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा रहता है। घिरे हुए आयनों की संख्या का निर्धारण धनायन एवं ऋणायन के त्रिज्या अनुपात R+/R-, ये R+ जो है वो धनायन की त्रिज्या और ये ऋणायन की त्रिज्या, इनके रिलेशन किस तरह से आते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो घिरे हुए आयनों की संख्या का निर्धारण धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या अनुपात द्वारा किया जाता है। इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। ये कठोर एवं अंगुर प्रकृति के होते हैं। ठोस अवस्था में इनके आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु गलित अवस्था में अथवा जलीय विलयन में इनके आयन गमन के लिए मुक्त होते हैं तथा विद्युत का संचालन करते हैं। ये जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, परंतु अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, इनमें प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन द्वारा तथा प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन द्वारा जुड़ा रहता है। इन ठोसों के स्थायित्व के लिए आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल स्थायी होता है। इनके कुछ अनुदाहरण है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लिथियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके आयनिक सॉलिड्स के। इसमें सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की स्ट्रक्चर इस तरह होता है। इसमें सोडियम आयन है, ये पॉजिटिव आयन, और ये क्लोराइड है। तो हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन, ये 3 इधर दिखाई दे रहा है और 3 इधर होंगे। तो हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से और हर क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से जुड़ा होता है। खिरा होता है, जुड़ा नहीं होता है। जुड़ा तो अंतराणविक आकर्षण बल से ये जुड़े होते हैं। तो इसका डायग्राम जरूर बनाइएगा अपने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का। उसके बाद तीसरे तरह का ठोस है, क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं जो वॉन-डेर वाल्स बलों, आकर्षण बल या हाइड्रोजन आबंधों द्वारा बंधे रहते हैं। तो प्रकृति के आधार पर इनको निम्नलिखित 4 प्रकार से पुनः वर्गीकृत किया गया है। पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या अध्रुवीय आणविक ठोस। इस प्रकार के आणविक ठोसों के उदाहरण अध्रुवीय अणु अथवा परमाणु। अध्रुवीय अणुओं में परमाणु अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे रहते हैं। ये अणु या परमाणु परस्पर दुर्बल वॉन-डेर वाल बलों द्वारा बंधे होते हैं, अर्थात परमाणुओं के मध्य परिक्षेपण बल या लंदन बल कार्य करता है, जो फर्स्ट 11th क्लास में पढ़ चुके हो। जिस तरह से H2O2, H2Cl2 ये क्या है, इनमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है और ये आपस में इनके अणु दुर्बल वॉन-डेर वाल या लंदन बल द्वारा जुड़े रहते हैं। ये एग्जाम्पल है सामने। आर्गन
उसके अलावा हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, इस तरह के अणु होंगे, CCl2, ये सब क्या है, ध्रुवीय सह संयोजक बंध होता है इनके बीच, और इनके अणु आपस में इन बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के ठोस समान ताप पर गैस, द्रव अथवा गर्म ठोस, नर्म ठोस होते हैं। इस प्रकार के ठोस सामान्य ताप पर गैस, द्रव या नर्म ठोस होते हैं तथा ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो ये सॉलिड में बदलते हैं। इनके गलनांक एवं गलन की एंथैल्पी के मान ध्रुवीय आणविक ठोसों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। अब तीसरे तरह का है, दो तरह के बता चुके, तीसरे तरह का है ध्रुवीय आणविक ठोस या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यहाँ थर्ड होना चाहिए, सेकंड लिखा है। इस प्रकार के ठोस ध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं, अर्थात इन ठोसों के अणुओं में परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं, अर्थात ये अणु दुध्रुव अन्य क्रिया द्वारा बंधे रहते हैं। ये ठोस मुलायम एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु इनके गलनांक एवं गलन की एंथैल्पी के मान भी कम होते हैं, परंतु अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होते हैं। ये सामान्य ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था होते हैं। उदाहरण जैसे SO2 है, HCl है, इनके बीच में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है और इनके अणु आपस में ध्रुव बंधों से जुड़े रहते हैं। चौथे तरह का है हाइड्रोजन अबंधित ठोस, यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस। तो ये फोर्थ टाइप है, नॉट थर्ड टाइप। तीन तरह के हम बता चुके, ये चौथा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इस प्रकार के ठोस भी ध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं तथा इन ठोसों में जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी जो ज्यादा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इन ठोसों में FON परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या प्रबल हाइड्रोजन आबंध होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन आबंध के कारण ये अणु बंधे रहते हैं। सामान्य ताप व दाब पर ये द्रव अथवा वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। ये सरलता से संपीडित या विरूपित किए जा सकते हैं। ये ठोस विद्युत के कुचालक और मुलायम होते हैं, जैसे कि H2O। तो इनमें क्या होता है, इनके अणुओं के बीच जैसे वाटर है तो वाटर और दूसरा जो H2O अणु होगा उसके हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है। इसी तरह HF में दूसरा जो HF का मॉलिक्यूल होगा उसके हाइड्रोजन और इसके फ्लोरीन से हाइड्रोजन बंध बनेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। उसी तरह की बॉन्डिंग अमोनिया में होती है, उसी तरह की एल्कोहल। उसके बाद है मेटालिक सॉलिड, चौथा। अब यहाँ पे एक हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने शुरू में टाइप्स ऑफ सॉलिड बताया, तो ये पहला था, दूसरा था ये। तो मेटालिक सॉलिड बताने से पहले थोड़ा सा फिर से आते हैं वापस इस पे। 4 तरह के सॉलिड होते हैं। पहला क्या है, सहसंयोजक या नेटवर्क सॉलिड, इसके बारे में हमने बताया। सहसंयोजक सॉलिड में हीरा, ग्रेफाइट आते हैं। दूसरा था आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में ये 2 तरह के आयनिक सॉलिड या आयनिक सॉलिड के बाद तीसरे तरह का था आणविक ठोस, बताया था। आणविक ठोस 2 तरह का है, एक अध्रुवीय आणविक ठोस और दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। तो ये 3 प्रकार के जो है वो किसके प्रकार थे, आणविक ठोसों के ये 3 प्रकार थे। ध्रुवीय आणविक ठोस, उसके बाद ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। अब इसके बाद हम आते हैं धात्विक ठोस या मेटालिक सॉलिड पे। मेटालिक सॉलिड समान ताप एवं दाब पर आवर्त सारणी में 80 से अधिक तत्व धात्विक ठोसों के रूप में पाए जाते हैं। धात्विक
ठोस धातु धनायन तथा उससे जुड़े संलग्नित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थित संग्रह होता है। धात्विक ठोस धातु धनायन तथा उससे जुड़े संलग्नित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित संग्रह होता है। धात्विक बंध में क्या होता है कि मेटल के आयन और इलेक्ट्रॉन उसके जो घूमते रहते हैं उसके बीच में बंध बनता है। तो ये एक व्यवस्थित संग्रह होता है। इसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण क्रिस्टल से समान रूप से स्थानीकृत होते हैं। प्रत्येक धात्विक परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकालकर धातु धनायन तथा इलेक्ट्रॉनों का समूह बनाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं की विद्युत तथा उसकी चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन सदा प्रवाहित होते हैं। इन मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धात्विक चमक और रंग पाया जाता है तथा धातु में अधातु वर्धनी तथा तन्य होती है, अर्थात इनकी चादर बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है धात्विक ठोस। अब ये विभिन्न ठोसों के बारे में हम अध्ययन करा चुके हैं। उन्हीं के शॉर्ट में उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी गई है। इस तरह से ठोसों का प्रकार दिया हुआ है, उनमें कौन से बंध होते हैं, सारी चीजें हैं। यानी ठोसों का प्रकार, फिर उसके अवयवी कण कौन से होते हैं, बंधन, आकर्षण बल उनमें कौन सा होता है। तो याद करने के लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाओ कॉपी में अपने। बंधन आकर्षण बल कौन सा होता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसकी भौतिक प्रकृति क्या है, विद्युत चालकता, गलनांक, तो एक एक हम देख भी लेते हैं। ठोसों का प्रकार पहला क्या है, सही संयोजक या नेटवर्क ठोस, जो अभी डिटेल में पढ़ चुके हो। इनके अवयवी कण कौन से होते हैं, परमाणु या अणु। इनके बीच आकर्षण बल कौन सा होता है, बंधन का सह संयोजक आबंधन। एग्जाम्पल हीरा, सिलिकॉन, सिलिका, SiC यानी सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड और ग्रेफाइट के उदाहरण है। प्रकृति इनकी कैसी होती है, इन सब की तो कठोर ठोस है ये, जबकि ग्रेफाइट मुलायम ठोस है। विद्युत चालकता विद्युत रोधी, यानी सिर्फ ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, बाकी सब विद्युत रोधी है। गलनांक अत्यधिक होता है, 4000 केल्विन से ऊपर होता है। बंधन ऊर्जा 150 से 500 किलो जूल पर मोल। दूसरे तरह का ठोस है आयनिक ठोस, इसमें जो अवयवी कण है आयन होते हैं। बंधन आकर्षण बल कौन सा होता है, गुलामी अथवा स्थिर विद्युत आकर्षण बल। एग्जाम्पल इसके NaCl, Zn, SCl, 2MgO, इस तरह के यौगिक होते हैं। भौतिक प्रकृति क्या है, कठोर ठोस है लेकिन ये टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं। चालकता गलित या जलीय विलयन में चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में ये विद्युत के चालक नहीं है। गलनांक इनका 1500 केल्विन के आसपास होता है और जो बंधन ऊर्जा है वो 400 से 4000 किलो जूल पर मोल। तीसरा है आणविक ठोस, इसमें पहला प्रकार है अध्रुवीय आणविक ठोस। इनमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु या अक्रिय गैसों के परमाणु होते हैं। बंधन आकर्षण बल कौन सा है, दुर्बल वॉन डेर वाल या लंदन बल। एग्जाम्पल H2I2, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठोस अवस्था में ये नर्म ठोस होते हैं। सामान्य अवस्था में क्या होता है, ये ज्यादातर क्या है, गैसेस या लिक्विड है। विद्युत चालकता, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक इनका बहुत कम होता है, विद्युत ऊर्जा भी कम होती है। आणविक ठोस में ही दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसमें कि जो इनके अवयव होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं। आकर जो बल होता है तो ध्रुवाकर्षण बल। एग्जाम्पल HCl, SO2 टाइप के यौगिक नर्म ठोस होते हैं ये सॉलिड अवस्था में, वरना ये लिक्विड अवस्था में होते हैं। उसके अलावा इनकी विद्युत चालकता क्या है, विद्युत रोधी होते हैं, जलीय विलयन में विद्युत के चालक हैं, जबकि इनका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है इन सबका। हाइड्रोजन बॉन्डेड में ध्रुवीय अणु होते हैं, हाइड्रोजन अवबंध होता है इनके बीच। आकर्षण बल एग्जाम्पल इनके ये सामने दिए हैं। इनका मुलायम ठोस या द्रव वाष्पशील द्रव होते हैं, विद्युत के रोधी होते हैं।
लास्ट है धात्विक ठोस। इनमें जो अवयवी कण है धनायन एवं इनके इलेक्ट्रॉनों का समूह, धनायन और इलेक्ट्रॉनों के समूह के बीच में आकर्षण बल होता है जिसमें हम मेटालिक बॉन्ड या धात्विक बंध कहते हैं। धात्विक बंध होता है, एग्जाम्पल इनके ये दिए हैं। प्रॉपर्टी क्या है, कठोर ठोस होते हैं और अधात्वन एवं तन्य होते हैं। ठोस अवस्था अथवा गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। बाकी गलनांक इनका 800 से 1000 तक होता है और ऊष्मा या ऊर्जा इतनी होती है। अब हमको जो सॉलिड स्टेट में प्रॉपर स्टडी करनी है वो क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल चालक के बाद आना है हमको जो सबसे यूनिट इकाई होती है किसी भी क्रिस्टल की, यूनिट सेल, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्रिस्टल चालक क्या है, या जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टल के बारे में जनरल स्टडी में पढ़ा है। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। तो इसको नोट करो कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टलन जालक या त्रिविम जालक या स्पेस लैटिस कहते हैं। वैज्ञानिक हॉब के अनुसार अवयवी कणों के क्रमिक समूह का प्रतिफल क्रिस्टल जालक का बाह्य आकार होता है जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। सारी डेफिनेशन है, इसे नोट करके याद करना जरूरी है आगे की चीजें समझने के लिए। क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कणों यानी परमाणु, अणु अथवा आयन को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है जिन्हें जालक बिंदु कहते हैं। यानी अवयवी कणों के क्रमिक समूह का प्रतिफल क्रिस्टल जालक का बाह्य आकार होता है जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं या स्पेस लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कणों यानी परमाणु, अणु या आयन जो होते हैं उनको बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिनको जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। डायग्राम में इसको दिखाते हैं। जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सके, यानी स्ट्रक्चर कैसा है ये समझा जा सके। क्रिस्टल जालक से बने तल को क्रिस्टल तल कहते हैं। क्रिस्टल जालक एक 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल होते हैं। यानी क्रिस्टल जालक एक विमीय जिसको कि 1 डायमेंशनल, द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल या त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल होते हैं। यदि समस्त अवयवी कण एक सरल रेखा में समान दूरी पर पुनरावृत्ति करते हैं तो ये एक विमीय जालक कहलाता है। यदि समान अवयवी कणों या परमाणुओं या अणुओं के समूह की किसी तल में पुनरावृत्ति, यदि समान अवयवी कणों यानी परमाणुओं, आयनों या अणुओं के समूहों की किसी तल में पुनरावृत्ति होती है तो इसको द्विमीय जालक कहते हैं। इसी प्रकार यदि समान अवयवी कणों के समूह की त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है तो इसे त्रिविम जालक का निर्माण होता है। इस तरह से एक परमाणु एक सरल रेखा में इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये पॉइंट कहलाते हैं। ये परमाणु, अणु या आयन है तो ये एक विमीय हो गया। अब इनकी पुनरावृत्ति इस तरह से हो रही है तो ये द्विविमीय स्ट्रक्चर होती है और इसकी पुनरावृत्ति अगर इस तरह से हो रही है, ऐसे भी हो रही है और इस तरह से भी हो रही है तो ये क्या कहलाता है, त्रिविमीय। तो ये एक विमीय स्ट्रक्चर है पहला, ये द्विविमीय है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और तीसरा ये क्या है, त्रिविमीय। इसमें क्या दिखाया बताया था अभी त्रिविमीय वाले में, यदि समान अवयवी कणों के समूह की त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है, यानी ये एक के ऊपर एक हो रही है तो 2 डायमेंशनल हो गया, यहाँ त्रिविम में यानी ऊपर नीचे भी हो रही है और साइड में भी हो रही है तो इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। यानी एक विमीय जालक पहला देखा, दूसरा द्विविमीय और तीसरा ये क्या है, त्रिविमीय जालक। अब क्रिस्टल की आकृति में जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको जानते हैं।
पहला है फेस या इसको हम फलक कहते हैं। वे समतल पृष्ठ जिनमें क्रिस्टल पूर्ण व्यवस्थित रूप से बंधा रहता है फलक कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक लाइव फेस, जब सभी फलक समान होते हैं तो इसे सदृश फलक कहते हैं, जैसे घनी क्रिस्टल के 6 फलक सदृश होते हैं। दूसरा है अनलाइक फेस, जब सभी फलक समान नहीं होते तो इन्हें अनलाइक फेस या विजातीय फलक कहते हैं, जैसे गैलेना के 2 प्रकार के फलक घन व अष्ट फलक होते हैं। उसके अलावा कोर या किनारा, दो निकटवर्ती फलकों के प्रतिच्छेद या इंटरसेक्शन से कोर या किनारा बनता है, जैसे घनी क्रिस्टल में 12 किनारे होते हैं। उसके अलावा इंटरफेशियल एंगल, दो प्रतिच्छेदित फलकों पर लंबवत रेखाओं के बीच बना कोण अंतरफलकी कोण कहलाता है। सारी चीजें जब डायग्राम देखोगे तो समझ में आएगा। घन कोण क्यूबिक एंगल, 3 या 3 से अधिक फलकों के प्रतिच्छेद से घन कोण बनता है। क्रिस्टल के संबंध में फलकों F, किनारों L और घन कोणों C के बीच निम्न संबंध होता है, +C = L+2। इसके अलावा फॉर्म होता है, किसी क्रिस्टल के संगत सभी फलक एक समान निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर के रूप का निर्माण करते हैं। अपने शॉर्ट में जान लो कि यूनिट सेल क्या है, या एकक कोशिकाएं या इकाई सेल या यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक का वो छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। त्रिविम जालक में जब अवयवी कणों को रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है तो संपूर्ण संरचना छोटी छोटी त्रिविम इकाइयों में बढ़ जाती है। तो छोटी छोटी डायमेंशनल इकाइयों में विभाजित हो जाती है। बीच में दूसरा पेज आ गया था, इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की जो डेफिनेशन है यूनिट सेल की वो ये है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वो छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देती है, एकक या मात्रक कोशिका या यूनिट सेल कहलाती है। तो पहले तो ये डेफिनेशन नोट करो कि यूनिट सेल क्या है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वो छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देती है, एकक या मात्रक कोशिका कहलाती है। उसके बाद ये आगे हम आते हैं, यहाँ से छूट गया था, इसके बाद ये यानी क्रिस्टल जालक का वो छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। उसी की हमने डेफिनेशन यहाँ पे बताई। अब आ जाते हैं कि कोशिका एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे ये है एकक कोशिका के प्रकार। पहला है सरल या आदि या मूलभूत एकक कोशिका, जिसको हम कहते हैं सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक सेल। वो एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल एकक कोशिका में के 8 कोणों पर व्यवस्थित होते हैं, सरल एकक कोशिका कहलाती है। दूसरी है केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। वो एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण न केवल तीनों कोणों पर बल्कि अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, वो सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। तो ये 3 तरह की है। तीसरा जो है इसमें नहीं आया है, तीसरा हम यहाँ दिखाते हैं। ये पहला क्या है, फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। वो एकक कोशिका जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका के 8 कोणों के साथ साथ फलक के केंद्र पर होता है, वो क्या होता है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। और बी है काय केंद्रित या अंतः केंद्रित कोशिका, क्योंकि वो एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के 8 कोणों के साथ साथ कोशिका के केंद्र पर होता है, वो अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। तीसरी है आधार केंद्रित यानी बेस सेंटर या एंड सेंटर्ड, वो एकक कोशिका। अब इसमें हम सारा
एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्या है, एक सरल एकक कोशिका इस तरह से होती है, तो जो अणु या परमाणु या आयन है वो इस तरह से बिंदु पर होते हैं। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसमें क्या है, हर फेस कार्नर पे तो एक एक एटम नहीं है और हर फेस पे एक एक एटम मौजूद है, ये फलक केंद्रित एकक कोशिका। तीसरी है काय या अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसमें सारे कार्नर पे एक एक यूनिट है, परमाणु या आयन या बिंदु है और एक बीचों बीच में एक परमाणु उपस्थित है, ये क्या कहलाता है, अंतः काय अंतः केंद्रित एकक कोशिका। डी क्या है, आधार अंत केंद्र, यानी इस पे कॉर्नर पे एक एक यूनिट है और साथ में एक एक मतलब पॉइंट है, परमाणु और आयन है और इसके सामने सामने के दो जो फलक हैं उनपे एक एक एटम है। तो ये इतने प्रकार की कोशिकाओं की संरचना है। अब त्रिविम जालक क्या है, ये पूरा एक क्रिस्टल है, ये पूरा त्रिविम जालक कहलाता है और ये इसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो कहलाती है एकक कोशिका या यूनिट सेल। इसी यूनिट सेल के बार बार जुड़ने से पूरा क्रिस्टल बनता है। तो ये हमने शॉर्ट में बता दिया है किस तरीके से सिंपल सेंटर यूनिट सेल और ये होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्रिस्टल सिस्टम के बारे में भी हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे ये जो एक एकक कोशिका की विमाओं को प्रदर्शित कर रहा है, यानी इसमें क्या क्या है इसको समझ लो। क्रिस्टलों में त्रिविम में उपस्थित तीनों अक्ष एक्स, वाई और जेड को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अक्ष कहा जाता है। सभी क्रिस्टलीय अक्ष एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करते हैं, जिसे हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। दो क्रिस्टलीय अक्षकों के बीच के कोण को एक्सियल एंगल कहते हैं, जो कि ये अल्फा बीटा से दिखाया हुआ है। जेड अक्ष जो क्रिस्टल में खड़ी अक्ष होती है उसे सी क्रिस्टलीय अक्ष तथा उस अक्ष से भुजा को हम सी भुजा कहते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष अर्थात बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जाने वाली अक्ष बी क्रिस्टलीय अक्ष व इस ओर जाने वाली भुजा को बी भुजा तथा सामने से पीछे की ओर जाने वाली एक्स अक्ष को हम क्रिस्टल ए क्रिस्टलीय अक्ष को इस अक्षर की ओर जाने वाली भुजा को ए भुजा कहते हैं। इसी प्रकार हम तीनों अक्षीय कोणों को ग्रीक अक्षर अल्फा बीटा गामा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, बी सी अक्षों के मध्य का कोण अल्फा, ए सी अक्षों के मध्य का कोण बीटा और अल्फा और बी अक्षों के मध्य का कोण गामा कहलाता है। इसको देख सकते हो यहाँ पे, इन दोनों के बीच के सारे एट कहलाते हैं, ये पॉइंट है और ये इनके बीच की दूरी होती है। इन अक्षों के बीच के ये कोण है जो इंटरएक्सियल कोण कहलाते हैं। इनके बीच का कोण जेड और वाई के बीच का अल्फा, जेड और एक्स के बीच का कोण बीटा कहलाता है और गामा वाई और एक्स के बीच का। तो यूनिट सेल के बारे में हम डिटेल में स्टडी बताएंगे बाद में। और उसके अलावा ये क्रिस्टल सिस्टम, इसको आप लोग नोट कर लें, आप लोगों के बुक में दिया होगा। अब इस वीडियो में क्योंकि इस पे डिस्कस करने का टाइम नहीं है तो हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको देख लो तुम लोगों के बुक में ये दिया होगा, इसको देख करके इसको नोट कर सकते हो। फिर बाद में हम डेवेस लैटिस इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। तो यूनिट सेल के बारे में डिटेल में स्टडी के लिए अगला वीडियो देखना। तब तक हम अब आज का ये क्लास खत्म करते हैं।